नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत गणित के सभी सूत्रों को दो वीडियो के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम इकाई 1 से लेकर इकाई 3 तक के सभी सूत्रों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत अध्याय 1 से लेकर 8 तक इसमें समाहित हो जाएगा। ये हमारा भाग 1 है और भाग 2 जो है इकाई 4 से लेकर 7 और अध्याय 8 से लेकर पूरा अंत तक सांख्यिकी वाले पाठ तक हम देखेंगे। चलिए सीधे आ जाते हैं। का नाम है बीजगणित, जिसमें कुल 5 पाठ हैं। यहाँ से कुल 20 अंकों के प्रश्न आएंगे। 1 अंक वाले 4 प्रश्न यहाँ से आएंगे। और ये जो सूत्र है, जो भी चीज़ें हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो पहले हम आ जाते हैं अध्याय नंबर 1। अध्याय का नाम है बहुपद। इनकी परिभाषा है ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घातों में अनेक पद हो, यानी जो चर संख्या है वो घात के रूप में बहुत से पद हो, 3 या 3 से अधिक पद के रूप में रहे, तो उसे बोला जाता है बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है बहुधन पद, बहु यानी बहुत से पद हो, तो वो कहलाता है बहुपद। उसके बाद है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोजन को वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। ये 1 साल पेपर में आ चुका है। उसके बाद ये जो फार्मूला है हमारे पास बहुपदों को भाग देने का, ये फार्मूला भी पेपर में आ चुका है खाली स्थान के रूप में। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। उनमें से ये वाले पोर्शन को हटा दिया था। भाज्य बराबर खाली स्थान गुणित भागफल धन शेषफल, तो वहाँ पे आपको लिखना था भाजक। उसके बाद है शेषफल की घात और भाजक की घात से कम होता है। यानी जो शेषफल की घात है, उस शेषफल की घात जो है आपका भाज्य और भाजक के घात से छोटा ही होता है, हमेशा छोटा होता है। इनको भी आप केयर करेंगे। लगभग अधिकांश चीज़ें पेपर में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय का प्रयोग यहाँ पे होगा, जिसके माध्यम से हमें शेष ज्ञात करना होता है। इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि जो भाज्य होता है, भाज्य को यहाँ पे लिखा जाता है, ये भाज्य आपका, और यहाँ पे होता है भाजक जिससे भाग दिया जाता है। ऊपर में जो लिखा जाता है वो कहलाता है भाग फल, और नीचे में जो बचता है उसको कहते हैं शेष फल। तो यहाँ पे बोला गया कि यदि भाज्य को भाजक से भाग दिया जाए तो शेष फल FA होता है। ठीक है, यानी इसमें भाग अगर दिया जाए तो क्या होता है? शेषफल FA होता है, क्योंकि इसके बराबर 0 रखोगे तो x की जगह में आपको a लिखना है, तो यहाँ पे आप x की जगह a लिखोगे तो शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। उसके बाद है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय में आपको क्या करना है, इसके माध्यम से समझो, ये ज़्यादा इजी है। यदि बहुपद fx भाजक x माइनस a से भाग देने पर शेषफल, जो अभी जो बताया था शेषफल यानी FA, उसका मान यदि 0 आ जाए। 0 कब आता है? जब पूरा पूरा भाग जाता है। पूरा भाग जाएगा तो मान के चलिए भाजक जो है भाज्य का क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। मान लीजिए आपके पास 2 है और ये क्या है? 4 है। आपको अगर बोला जाए कि 2 जो है 4 का गुणनखंड है या नहीं, तो स्वाभाविक है 2 जो है 4 का गुणनखंड होगा, क्योंकि टेबल में अगर हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा, 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, और भागफल अगर 0 आए तो वह उनका गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं शून्यक। बहुपद fx का मान x जिस मान के लिए 0 होता है उसे ही fx का शून्यक कहा जाता है। शून्यक भी बोला जाता है और मान भी बोला जाता है। मान लीजिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो उसका हल करोगे तो आपके पास x के 2 मान आएंगे। x के कितने मान आएंगे? 2 मान। और ये दोनों मान को यदि उस समीकरण में आप रखोगे तो उस समीकरण को हल करने पर 0 आएगा। यानी
जिन मानों को आप रखोगे वो मान रखने पर शून्य आएगा, इसी कारण उसे शून्य कहा जाता है। अब यहाँ पे दिया है छठा, यदि किसी बहुपद के दो गुणनखंड, एक है x माइनस ए, दूसरा है x माइनस बी, अब इस गुणनखंड के रूप में हो, तब यदि हम एक प्रकार से गुणनखंड के रूप में शो करेंगे तो उनको एफ एक्स इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में x माइनस ए, दूसरा में x माइनस बी इंटू क्यू एक्स, यहाँ पे कोई अचर राशि आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुपदों का भाग करने के लिए, ये भी आया है पेपर में, बहुपदों का भाग करने के लिए खाली स्थान विधि का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दीर्घ भाजन विधि का प्रयोग किया गया। ये कई बार आ चुका है। द्विघात बहुपदों या द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण के खाली स्थान शून्य व मान होते हैं। तो हमेशा याद रखना दो, कितने मान होते हैं? दो। यहाँ पे भी हमको स्पष्ट पता चल रहा है, द्वि यानी दो घात बहुपद, दो घात वाले बहुपद, तो उनके मान भी कितने आते हैं? दो ही आते हैं। ये सूत्र है जिनका उपयोग करके एक अंकों में प्रश्न दिया जाता है। शून्यकों का योगफल, जब भी हमें कोई शून्यक रह गया यानी व्यापक समीकरण, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पे हम शून्य में यानी शून्यकों का योगफल वाला सूत्र हमारे पास माइनस बी अपान ए, और गुणनफल का सूत्र है सी अपान ए। अब आपको केयर करना है ये बी कहाँ से आया, तो बी यानी एक्स वाले पद के सामने चिन्ह के साथ जो मान रखोगे उसके स्थान पे बी वाले की जगह रखोगे। एक्स स्क्वायर के सामने जो भी ये मान आएगा ए के स्थान पे चिन्ह के साथ रखोगे वो ए का मान होगा, और बिना एक्स वाले जो पद आएगा उसको सी के मान के रूप में रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुपद या द्विघात समीकरण या आपके पास द्विघात बहुपद, इसमें जनरली जो है शून्यक पूछने के लिए या गुणनखंड पूछने के लिए प्रश्न आते हैं, और एक के का मान ज्ञात करो करके भी प्रश्न आते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ द्विघात जो बहुपद हैं उनके शून्यकों से गुणनखंड ज्ञात करने के लिए भी पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अध्याय नंबर 2 में आ जाते हैं। अध्याय नंबर 2 है हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण अपने को लेना है, यानी ऐसे समीकरण लेंगे जिसमें दो चर यानी जैसे जिसका मान मान लीजिए x और y। तो यहाँ पे हमको x और y दो चर लेकर समीकरण बनाते हुए हमको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए रैखिक समीकरण, जब एक घात वाले दो चरों के समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी चर तो दो होगा लेकिन उसकी घात एक एक होंगे। यहाँ पे हमारे पास एक चर है x और दूसरा चर है y, और यहाँ पे देखिए x बस है यानी यहाँ पे कुछ भी घात नहीं, यानी मान के चलिए एक, y बस है तो इसके भी घात कुछ भी नहीं, यानी क्या है? एक माना जाता है। तो ये दो चर है और दोनों में घात कितना है? एक एक है, तो उसी को बोला जाता है क्या? रैखिक समीकरण। यहाँ पे दिया है ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी, ये हमारा रैखिक समीकरण हुआ। युगपत रैखिक समीकरण निकाय दो चरों यानी दो अज्ञात राशियों वाले रैखिक समीकरण के जोड़े को युगपत रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे एक ना होकर दो होंगे, एक रहेगा तो उसे रैखिक समीकरण कहेंगे, यदि दो होगा तो उसे ही बोला जाएगा युगपत समीकरण निकाय। उसी को हम व्यापक रूप या मानक रूप के रूप में उनका लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? ये दो समीकरण है। कितने समीकरण है हमारे पास? दो समीकरण। इन्हीं दो समीकरणों के आधार पे अपने को क्या करना है? हल करना है। इन्हीं दो समीकरण को मैचिंग करते हुए अपने को हल करना है। तो इनको हल करने के लिए हमारे पास मुख्यतः 5 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है विस्थापन विधि, तीसरा है ब्रज गुणनखंड विधि, चौथा है आलेखी विधि और पांचवा है सूत्र विधि। कौन सी विधि? सूत्र विधि। इनमें से आलेखी विधि 5 नंबर में यहाँ से आते हैं, 6 नंबर के शायद है ये,
6 अंक वाले प्रश्न यहाँ से आलेखी विधि या 6 नंबर के बड़े वाले प्रश्न दिया जाता है। तो यहाँ से आप केयर कर लो, ये डायग्राम से भी एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। क्या दिया है, यदि ये हमारे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, 2 ठिया है, तो ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 इन सब का मान निकालने के बाद यदि हम यहाँ पे देखते हैं A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, यानी इन सभी का मान बटे के रूप में अगर रखेंगे तो सरलतम रूप जो है तीनों जो है बराबर ना हो। ऐसे कंडीशन में केवल ये 2 को ही देखा जाता है, अर्थात ये दोनों बराबर ना हो तो उस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा यानी मान के चलिए हमारे पास x का और y का दोनों का मान प्राप्त होगा, ठीक है, अद्वितीय हल में। और जब हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों सरल रेखाएं जो है एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेगा। एक बिंदु पे काटेगा मान लीजिए तो उसमें 2 मान होंगे, एक x का मान और एक y का मान, अर्थात दोनों प्रतिच्छेदी होंगे, अर्थात दोनों जो है संगमन होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है, यदि ये वाला पोर्शन हमारे पास आया यानी A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, अगर ऐसा कंडीशन आया कि शुरू में A और B वाले बराबर हो तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। और ग्राफ बनाएंगे तो दोनों समांतर रेखा के रूप में रहेगा, दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेगा। जैसे रेल की 2 पटरी होती, कितना भी आगे बढ़ा दो लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ कभी नहीं कटते, और दोनों नहीं कटते यानी इनका कोई जगह आंसर भी नहीं आएगा, है ना। समांतर रेखा हुआ और ये हुआ असंगत, इनका कोई भी हल नहीं निकलेगा। तीसरा है, यदि तीनों बराबर हो, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, ऐसे अगर तीनों कंडीशन आया तो इसके अनंततः अनेक हल, जगह जगह अंश कट रहा है यानी जगह जगह यानी अनेकों हल प्राप्त होंगे। यानी दोनों रेखा क्या होगा, समपाती होगा। ये एक रेखा दूसरा रेखा भी सेम इसी में रहेगा, दोनों रेखा एक ही रेखा में होंगे, समपाती, सम यानी समान, पाती यानी रेखा, और इनका भी मान हमारे पास क्या आएगा, संगत में आएगा। इस प्रकार से इनको भी आप केयर कर लेना, यहाँ से भी एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अध्याय, तीसरा, एक चर वाले द्विघात या वर्ग समीकरण। ये अध्याय नंबर 1 से रिलेटेड है, सेम टू सेम, क्योंकि उसमें द्विघात बहुपद पढ़े थे। अब यहाँ पे आ गए हमारे पास द्विघात समीकरण। ये जो था उसमें हम इतना ही लिया करते थे और बराबर शून्य कर दिए तो बराबर शून्य हुआ तो मान के चलिए वो क्या कहलाएगा, हमारा समीकरण कहलाएगा। बस यही था उसमें डिफरेंस। तो चलिए अपन देख लेते हैं। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण यानी वह समीकरण जिसमें चर राशि के अधिकतम घात 2 होते हैं। इसी को पूछा जाता है ना, चर राशि के अधिकतम घात कितने होते हैं करके, यानी उसका कितने हल होते हैं करके, 2। अधिकतम घात 2 है तो उनका 2 हल होगा, उसी को वर्ग समीकरण कहते हैं। वर्ग समीकरण का जो मानक रूप होता है वो इस रूप में रहेगा, उसी को मानक रूप, उसी को व्यापक रूप कहते हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद है वर्ग समीकरण को हल करने के लिए कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, इनको भी आप केयर कर लो। ये है पहला सर्वसमीका विधि, जो फार्मूला बीजी व्यंजक में प्रयोग करते थे वो 3 फार्मूलों का यहाँ पे उपयोग होगा। उसके बाद मध्य पद को तोड़कर पूर्ण वर्ग विधि, ये एक प्रकार से आपके लिए नया है। और चौथा है सूत्र विधि। ये सूत्र विधि हमारे पास ये दिया गया है, इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य जी के द्वारा प्रदान किया गया सूत्र। तो द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण में खाली स्थान मूल होते हैं, ये पेपर में आता है, जैसे उसमें भी पूछा गया था। तो कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। सूत्र विधि में क्या किया जाता है, जो वर्ग समीकरण रहता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इनको हम सूत्र के रूप में ढालेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac/2a। यह हुआ हमारा सूत्र विधि।
आगे बढ़ते हैं विविक्त कर। विविक्त कर जिसे विभेदक भी कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, विभेदक। वर्ग समीकरण यही हमारे पास बार बार उपयोग होगा, a का वर्ग धन bx धन c इज इक्वल टू 0 है। इसमें यदि हम विविक्त कर का मान ज्ञात करेंगे, यानी इधर जो फार्मूला था हमारे पास ये वाला, ये दिखा देता हूँ, ये इसके अंदर जो है ये वाला, उसी को हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। ये वाला पोर्शन जो है d का मान आता है, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है विविक्त कर, यानी d का मान हमारे पास क्या आया, b² - 4ac, b का वर्ग ऋण 4ac। अब यहाँ से रिलेटेड भी एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में बनने की संभावना रहती है, यहाँ तक में से तीनों पंक्तियों में। पहला, यदि हम इस सूत्र में d का मान ज्ञात करेंगे, यदि d का मान 0 आया, d का मान क्या आया, 0, तो समीकरण के दोनों मूल, यानी 2 मूल होंगे, दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि d का मान ऋणात्मक आया तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे, यानी दोनों मूल बराबर नहीं होंगे। तीसरा, d का मान यदि 0 से बड़ा आया अर्थात धनात्मक आया, तो यहाँ पे मान जो है आपका काल्पनिक एवं असमान होंगे। ये 3 कंडीशन है, यानी इसमें ये बताने का प्रयास किया है, मान लीजिए हमारे पास ये वर्ग समीकरण का 2 मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है। यदि हम इसको हल करते हैं और d बराबर 0 आ जाता है, तो अल्फा और बीटा दोनों का मान सेम होगा। मान लीजिए अल्फा का मान 2 आया तो बीटा का मान भी 2 आएगा, ठीक है। समान यानी दोनों सेम तो हुआ ना। यदि ऋणात्मक हुआ तो क्या होगा, ये दोनों का मान सेम नहीं आएगा। मान लीजिए इसका मान 2 है तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, 3 आ सकता है, 5 या जो भी आ सकता है, लेकिन दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र है यहाँ पे मूलों का योगफल। ये सूत्र उधर भी यूज किए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा 2 मूल, ये वाला -b/a, माइनस के बाद जो लिखेंगे मान वो x का गुणांक, यानी ये x के सामने b के जगह जो रहेगा वो मान, अपन x² का गुणांक यानी a के स्थान पे रहेगा वो मान, ठीक है। मूलों का गुणनफल का सूत्र है अल्फा इंटू बीटा, तो सूत्र क्या हुआ, c/a। c बोले तो अचर पद और a बोले तो x² का गुणांक यानी x के सामने वाला, ठीक है। उसके बाद यदि हम वर्ग समीकरण बनाते हैं या द्विघात समीकरण बनाते हैं, तो उसके लिए सूत्र है हमारे पास वर्ग समीकरण बराबर x² माइनस, ये माइनस चिन्ह केयर करना, ब्रैकेट के अंदर अल्फा का मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। या उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मूलों के योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा। तो सूत्र क्या बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र। कभी कभार 2 नंबर में यहीं से दे दिया जाता है वर्ग समीकरण बनाओ करके। आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 4 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंतर्गत जो परिभाषा उनको पहले देखते हैं। अनुक्रम, ऐसा समूह जिसमें संख्याओं को एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में रखा गया हो तो उसे अनुक्रम कहते हैं। यानी संख्या को एक निश्चित क्रम में, जैसे उदाहरण स्वरूप 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी 2 का एक प्रकार से गुणज के रूप में रखें। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो आ रहा है। उसके बाद देखते हैं श्रेणी क्या है। यदि अनुक्रम के पदों को धन चिन्ह या ऋण चिन्ह लगा के लिख देते हैं या लिख दिया जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। यानी 2, 4, 6, 8 था, बीच में क्या लगा, 2 धन 4, 4 धन 6, 6 धन 8, 8 धन 10, ऐसे इन्फिनिटिव तक, या माइनस लगा के लिखो इन्फिनिटी तक, ये आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखते हैं श्रेणी। श्रेणी शब्द है ना, समांतर श्रेणी, तो श्रेणी देखते हैं। श्रेणी में क्या होगा, यदि
श्रेणी के पदों को, यदि जो श्रेणी के पद है, श्रेणी के पदों को जब विशेष प्रकार से प्रतिबंध के साथ लिखा जाता है, प्रतिबंध के साथ लिखा जाता है, तो उसे श्रेणी कहते हैं। यानी श्रेणी, ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी को एक निश्चित नियमानुसार लिखें, एक निश्चित चीज़ों के मान में परिवर्तन के साथ लिखें। जैसे 2 धन 4 धन 6 धन 8, सब में केयर कीजिए, 2 2 का एक प्रकार से क्या हो रहा है, पहला पद बाद वाले पद से 2 क्या है, कम है। यानी देखिए 2 में 2 जोड़ने पर 4, 4 में 2 जोड़ने पर 6, 6 में 2 जोड़ने पर 8, यानी हर सामने वाला पद 2 जोड़ने के बाद प्राप्त हो रहा है, यानी हर सामने वाला पद 2 अधिक है। अब आते हैं समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त होना चाहिए, जैसे यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाएं यानी जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे को बोला जाएगा समांतर श्रेणी, जिसमें सम धन अंतर यानी समान अंतर हो। अब आता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। यदि हम इसको व्यापक रूप में लिखना चाहें तो इसमें प्रथम पद को a द्वारा शो किया जाएगा, सर्वांतर यानी उसमें जो सर्वधन अंतर समान अंतर रहेगा उसको d से शो किया जाएगा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यदि हम लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, a प्लस ब्रैकेट में a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d से लेकर ये आगे बढ़ेगा तो a प्लस n माइनस डी n माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा। इसी को हम सूत्र के रूप में देखें तो हमारे पास nवां पद यानी an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, ठीक है, जहाँ पे a प्रथम पद और d क्या है, सर्वांतर है। उदाहरण के थ्रू इधर समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये याद रखना, इसी को हम एलवां पद भी कहते हैं। एलवां यानी अंतिम पद, यानी एल अर्थात अंतिम पद बराबर एनवां पद यानी ए एन मान ले या एल मान ले। तो इसके लिए सूत्र क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये उपयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। दो चरों के बीच एक समांतर माध्य पद ज्ञात करना। दो चर है, मान लीजिए एक ए है दूसरा बी है और एक समांतर माध्य हम ज्ञात करेंगे। ये हमारा समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक वाला नहीं है, ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी का है। तो इसमें ए और बी ये दो पद है और इसके बीच में हम कोई एक पद ज्ञात करना चाहें वो समांतर माध्य के रूप में, तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास समांतर माध्य आ जाता है। जनरली कई बार होता है क्या है, जैसे आपके पास दे दिया जाए जैसे 2 वर्गमूल 5, ए का मान बी का मान 2 धन वर्गमूल 5 और आपको बोला जाए कि ये दोनों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ोगे तो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला दोनों कटेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4/2 यानी आपके पास उत्तर कितना आया, 2। इस टाइप से भी पेपर में आया है कई बार। चलिए आगे देखते हैं। दो चरों के बीच n समांतर माध्य पद यदि a और b एक n समांतर माध्य पद हो तो, यानी यहाँ पे देखिए शुरू में a और लास्ट में b, अब इसके बीच बहुत से पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे अभी सूत्र देखें तो a वाला और b वाला इन दोनों को जोड़कर हम क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसके सबसे जो बीच में रहेगा वो मान हमारे पास आ जाता है। लेकिन हमें उसमें बहुत से मान ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला उपयोग किया गया है। इसके लिए क्या दिया है, a, उसके बाद d का मान जो हम ज्ञात करेंगे तो d का सूत्र हो जाएगा b माइनस a अपान n प्लस 1, ये फार्मूला अपने को यूज़ करना है। तो पहला इन दोनों के बीच a और b के बीच जो पहला मान आएगा हमारे पास वो क्या है, a1 इज इक्वल टू a प्लस यानी d का मान b माइनस a अपान n प्लस 1। उसके बाद a2 बराबर a धन 2
ब्रैकेट में b माइनस a अपान n प्लस 1। यहाँ पे कुछ नहीं था, एक था मान के चलो, फिर 2, फिर 3, फिर 4 से बढ़ते बढ़ते ये n तक पहुँच जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा क्या, ए एन बराबर a धन n ब्रैकेट में b ऋण a अपान n प्लस 1। ये सूत्र आगे चल के आपका काम आएगा। ये एक सूत्र यहाँ पे मिला था ये वाला, एक सूत्र यहाँ पे मिला 2, और इसी सूत्र को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए समांतर श्रेणी के nवां पद का योगफल बोला जाए, ये तो बीच में nवां पद ज्ञात करने का, यहाँ पे योगफल बोला जाए कि टोटल आप जो प्लस 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 में उनका योग क्या होगा, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे, एस एन एन अपान 2 a प्लस ए एन, जहाँ ए एन क्या है, एनवां पद, एनवां पद बोले तो उसी को हम अंतिम पद के रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एनवां पद की जगह एल लिख दिया हूँ, यानी एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, जहाँ पर ए जो है, एल जो है क्या है, अंतिम पद है, ए प्रथम पद, डी जो है सर्वांतर। अब हम कोई भी पद ज्ञात करना चाहेंगे, मान लीजिए हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो हम सर्वांतर ज्ञात करना चाहें तो क्या करेंगे, ये दूसरा पद में पहला पद यानी 4 ऋण 2 बराबर 2, तीसरा पद में यदि हम दूसरा पद घटाएंगे तो 6 ऋण 4 बराबर 2 यानी 2। इसमें तो स्पष्ट पता चल रहा है सर्वांतर सर्वधार अंतर सब पद में कितने का अंतर हो। तो उसको ज्ञात करने के लिए दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, मान लीजिए तीसरा और दूसरा लेते हैं तो तीसरा में दूसरा को घटाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अध्याय नंबर 5, इसमें हमारे पास है अनुपात और समानुपात। अनुपात के लिए देख लेते हैं, दो राशियों की तुलना, अनुपात का मतलब होता है दो राशियों का तुलना करना, रेशियो अर्थात तुलना करना, कि एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना है। और जब भी तुलना किया जाएगा तो इसमें दोनों सजाती होना चाहिए, समान जाति का होना चाहिए, तभी तुलना किया जाएगा। जैसे 1 किलोग्राम में है तो दूसरा ग्राम में रहेगा तो नहीं बनेगा, दोनों किलोग्राम किलोग्राम होना चाहिए तब तुलना किया जाएगा। चलिए, ये दोनों कथन आपका पेपर में आ चुका है। ये वाला, दो सजाती राशियों की तुलना को खाली स्थान, दो सजाती राशियों की खाली स्थान होती है तो दो सजाती राशियों की अनुपात होती है। अनुपात में सरलतम रूप यानी अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे 5/6 लिख दिया तो इसको सरलतम रूप में लिखूंगा तो किससे कट रहा है 2 और ये किससे कट रहा है 3, तो ये सरलतम रूप है, इसको और कटाया नहीं जा सकता। तो अनुपात को हमेशा किस रूप में लिखा जाता है, सरलतम रूप में। अब आते हैं समानुपात। दो अनुपातों की तुलना, दो अनुपातों को यदि हम तुलना कर देते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। ये भी आ चुका है। ये दो सजाती राशियों की खाली स्थान होती है तो दो सजाती राशियों की अनुपात होती है। उसके बाद है दो तुल्य अनुपातों का संबंध क्या कहलाता है, समानुपात। जैसे 2/3 और मान लीजिए एक ले लेते हैं हम 4/6, ये दोनों क्या है, समानुपात है, क्योंकि इसको भी सरलतम करेंगे तो 2/3 ही आएगा, इस कारण से हम इनको समानुपात कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिए A अनुपात B समानुपात, या उसी को हम बराबर भी मानते हैं, C/D। ये इस प्रकार से अनुपात हुआ। तो आप देखिए A शुरू में है इसलिए इनको प्रथम पद बोलते हैं, B दूसरे नंबर में है तो द्वितीय पद, C तीसरे नंबर में है तो तृतीय पद, और D चौथे नंबर में है तो इनको कौन सा पद बोला जाता है, चतुर्थ पद। और अनुपात का मतलब होता है बटे। अब A अनुपात B है यानी A/B। समानुपात का मतलब होता है बराबर। C अनुपात D है यानी C/D। इस प्रकार से बटे के रूप में इनको शो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ फार्मूले के रूप में व्युत्क्रमानुपात। जैसे हमारे पास A अनुपात B है यानी A/B के रूप में है, यदि हम इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी होता है उल्टा,
ये a बटे b है तो उलट दो, नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे, तो क्या हो जाएगा b अपान a। तो a अनुपात b को क्या लिखा गया है, b अनुपात a। ठीक है, वर्गानुपात यानी वर्ग कर देना, वर्ग यानी कितने घात करना, 2 घात करना। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है a अनुपात b, दोनों में वर्ग लगा दो तो a का वर्ग अनुपात b का वर्ग। अब बोल रहा है कि वर्गमूलानुपात, ये वर्गमूल का प्रतीक है, ये वाला सिंबल। तो a और b दिया है, दोनों में वर्गमूल लगा दो तो a अनुपात वर्गमूल a अनुपात वर्गमूल b। उसके बाद बोला है घनामूलानुपात, घनानुपात यानी तीसरे घात को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये a अनुपात b के रूप में है। अब a अनुपात b के रूप में है, इसमें घना अनुपात लगाएंगे यानी 3 घात यानी वर्गमूल यानी घनमूल बोलते हैं उसी को, बटे घनमूल a अपान घनमूल b, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है कौन सा, घना मूलानुपात, ये मूलानुपात ये वाला है और इसमें घनानुपात यानी क्या लिखेंगे, 3 घात के रूप में लिखेंगे, घात 3। केयर कर लो, ये a अपान b है तो घना मूला यानी a क्यूब अपान b क्यूब, a अपान b है मूलानुपात, घना मूलानुपात यानी घनमूल a अपान घनमूल b, ऐसा होगा। ये 5 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, मिश्र अनुपात यानी जो अनुपात रहेगा उन अनुपातों को क्या करना, मिश्र यानी मिलाना। एक अनुपात है a अनुपात b यानी a बटे b, दूसरा है c बटे d, तीसरा है e बटे f। अब तीनों को मिलाएंगे, जब भी मिलाएंगे तो ऊपर का ऊपर से गुना और नीचे का नीचे से मिलाएंगे। तो हमारे पास देखिए ऊपर में क्या है, a c e, तो a c e बटे b d f, तो b d f। इस प्रकार से इनको हम क्रमशः क्या किए हैं, मिलाए हैं, और जो मिलाए हैं उसी के आधार पर हम इनको क्या करते जाएंगे, हल करते जाएंगे। ठीक है, मिलाने के आधार पे इनको लिखा जाता है, उसी के आधार पे इनको हल भी किया जाता है। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा वाले हैं, सतत अनुपात, 7वां। सतत यानी होता है लगातार यानी कंटिन्यू, ये अनुपात जो है बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे पास है a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे d बराबर d बटे e, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इसमें खासियत क्या होती है, इसको आपको केयर करना है। चलिए देखो, ये a अपान b इज इक्वल टू b से अंतिम हुआ तो ये b ऊपर चला जाएगा, b अपान c, c से अंतिम हुआ तो c ऊपर चला जाएगा, c अपान d। इसी प्रकार से जो होता है उसी को बोला जाता है सतत अनुपात। केयर करेंगे, वो जो अनुपात था उस अनुपात से क्या डिफरेंस है। उसके बाद आता है मध्य अनुपात, मध्य यानी बीच। कोई 3 चीज रहेगा तभी हम उनको बीच में मानेंगे। तो 3 अनुपात है हमारे पास, a अनुपात b अनुपात c, मध्य में है b इसलिए b को मध्य अनुपात कहा जाएगा। अब जब कोई 3 अनुपात रहता है तो 3 अनुपात को लिखते समय बीच वाले को 2 बार लिख दिया जाता है, यानी बराबर चिन्ह के पहले और बराबर चिन्ह के बाद। यानी आपके पास जैसे a अनुपात b अनुपात c है तो इसको हम क्या लिखेंगे, a अनुपात b बराबर कर दो या समानुपात, इसके जस्ट बाद b फिर लागू होगा b अनुपात c। अब यहाँ पे देखिए b को 2 बार लिखें और उनको हम क्या बना दें, समानुपात बना दिए। तो हमारे पास ये सूत्र बन के आया क्या, a अपान b इज इक्वल टू b अपान c। अब इनको तिर्यक गुना करेंगे तो a और c का गुना होगा तो ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर आया। अब इसी बी स्क्वायर को फार्मूले के रूप में यूज़ करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है। तो बी ये वर्ग है तो दूसरे पक्ष में के जाके क्या बन जाता है, वर्गमूल, और यहाँ पे बन जाता है प्लस माइनस चिन्ह, यानी एक बार प्लस लेना है और दूसरे बार माइनस लेना है।
आगे बढ़ते हैं। 9वां तृतीय अनुपात यानी तीसरे नंबर के अनुपात को ज्ञात करना। ये ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो तीसरे नंबर में क्या है, सी है, तो सी को तृतीय अनुपात बोला जाएगा। और तृतीय अनुपात को हल करके हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बटे के रूप में लिखेंगे, यानी अभी जो लिखे थे ना बी वाले को 2 भागों में, वैसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना करेंगे तो ये ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, चूँकि हमें सी का मान ज्ञात करना है इसलिए सी को अकेला रखेंगे। ए और सी के बीच गुना है, इसलिए ए जो है गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो तृतीय अनुपात जब हमको ज्ञात करना होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए आ जाएगा। उसके बाद है चतुर्थ अनुपात यानी चौथे नंबर के अनुपात को यदि हम ज्ञात करना चाहें तो 4 अनुपात वाले क्या होता है हमारे पास, ये होता है ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी अनुपात डी। तो चौथे नंबर में क्या है, डी। डी को हम क्या बोलेंगे, चौथा अनुपात यानी चतुर्थ अनुपात। तो डी के बराबर लाना है, डी को ही अकेला रखना है। तो हमारे पास हुआ ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी। अब डी को अकेला रखना है तो एक काम किए, हम डी को उठा के इधर ले लिए और ए को इधर ले आए। तो क्या हुआ, सी अपान क्या हो जाएगा, ये सी ऊपर में रहेगा और ये वाले ए को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, सी अपान ए। और बी को तिर्यक गुणक से उधर ले जाएंगे यानी क्या हो जाएगा, देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी। तिर्यक गुना कर दो, ये नीचे से ऊपर, ये नीचे से ऊपर, ये ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। डी का मान ज्ञात करना है तो ये बी सी है और ये गुना है ए, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। यानी डी का मान यानी चतुर्थानुपाती जब भी हमें ज्ञात करना होगा बी सी बटे क्या हो जाएगा हमारे पास ए, ये याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कथन को देख लेते हैं। किसी अनुपात के दोनों पदों में समान संख्या का गुना या समान संख्या का भाग देने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। यानी ये अनुपात है ए अनुपात बी, समान संख्या से यदि हम इसको मान लीजिए के से गुना कर देते हैं तो ए के बटे बी के, ये दोनों तो के कट जाएगा तो ए बटे बी यानी वही तो रहेगा ना, तो कोई अंतर नहीं आएगा। उसी प्रकार से समान संख्या से यदि हम इनको भाग भी दे देते हैं, ये ए को भाग दिए के से और बी को भी भाग दिए के से, के तो कट जाएगा, बचेगा वही हमारे पास ए बटे बी, यानी गुना करने से और भाग देने से मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब अपन आ जाते हैं किसमें, इकाई नंबर 2 निर्देशांक ज्यामिति। इससे 1 अंक वाले हमारे पास कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 अंक वाले पूछे जाएंगे 2 और 2 अंक वाले 1 और 4 अंक वाले 1 प्रश्न, यानी कुल 8 अंकों के प्रश्न यहाँ से आएंगे। आपको पहले में देखना है ये चतुर्थांश, इसी चतुर्थांश से हमारे पास 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये आपके पास है ये x अक्ष और ये खड़ी वाला है y अक्ष, इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, ये साइड को बोला जाता है द्वितीय, ये वाले को तृतीय और ये वाले को चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। जहाँ पे दोनों अक्ष कटता है उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये मूल बिंदु यानी O कहलाएगा और इसका मान, मूल बिंदु का मान 0 0 होता है। कई बार पेपर में पूछा है मूल बिंदु का मान खाली स्थान होता है, तो मूल बिंदु का मान ऐसे ही लिखना है आपको, ब्रैकेट में 0 अल्पविराम 0, 0 शब्द में ऐसे नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप केयर करना, ये शुरू वाला जो मान है ये 0 0 शुरू वाला मान x के लिए और बाद वाला मान y के लिए होता है। कोई भी बिंदु रहेगा तो x और y रहेगा, सामने वाला x का मान और बाद वाला y का मान होगा, ये भी केयर करना है। आपको ये देखना है कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस और तीसरा चतुर्थांश में दोनों माइनस माइनस, पहला में दोनों प्लस प्लस, तीसरा में दोनों माइनस माइनस, राइट। उसके बाद आप केयर कर लीजिए, ये पहला है चूंकि प्लस प्लस है तो आपके पास चौथा वाले में प्लस
और माइनस। तीसरा वाले माइनस माइनस है तो ऊपर में शुरू सेम रहेगा माइनस और प्लस, ये आपका दूसरा का और ये आपका चौथा का। इसी में आपको एक नंबर निश्चित तौर पे मिलना है। कोई बिंदु दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि वो कौन से चतुर्थांश में है। जैसे मैं आपको दे दिया 2 और 5 किस चतुर्थांश में है, तो ये यहाँ पे क्या दिया इसको आपको क्या नहीं करना है, आपको देखना है कि इसमें चिन्ह क्या है। 2 में भी कोई चिन्ह है यानी प्लस, 5 में भी कोई चिन्ह है यानी प्लस, दोनों प्लस प्लस होता है, वो कौन सा चतुर्थांश है, पहला। मान लीजिए दोनों में माइनस माइनस दे देता तो दोनों में ऋण ऋण चिन्ह है यानी किस में आ जाता, तीसरा, है ना। तो आपको चिन्ह को देखना है। यदि शुरू वाला प्लस है बाद वाला माइनस है तो वो चौथा में चला जाएगा, शुरू वाला माइनस है बाद वाला प्लस है तो वो दूसरा में चला जाएगा। तो आप जाके यही डायग्राम बना लेना, उसके बाद केयर कर लेना, इसमें आपका प्लस प्लस, इसमें तीसरा में माइनस माइनस, इसमें माइनस प्लस और चौथा वाले में प्लस माइनस। ये डायग्राम बना के अगर आप चेक करके वहाँ पे लिखोगे तो आपसे गलती नहीं होगा और एक अंक तय है। आगे बढ़ते हैं अक्ष के बारे में। दोनों रेखाएं जहाँ कटती है वही क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है। यानी समतल तल पर खींची गई लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे को लंब पर काटता है, लंब यानी 90 अंश पर काटता है, तो उसे अक्ष कहा जाता है। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। उसके बाद है मूल बिंदु, जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटता है, मान लीजिए ओ बिंदु पर, तो इसी को मूल बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये मूल बिंदु, ये वाई है और ये हमारा वाई डैश। तो एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष, वाई ओ वाई डैश को बोला जाता है क्या, आपके पास वाई अक्ष। इसी को केयर करना, एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज और वाई अक्ष को कहा जाता है कोटि। इसी में हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये हो गया आपका भुज और ये वाला हो गया आपका कोटि। याद रखना ABCD ऐसे बोलेंगे तो एक्स पहले में आता है और वाई बाद में आता है। वैसे ही आप इंग्लिश में लिखोगे तो भुज को BUJ लिखोगे और कोटि को KOTI। तो शुरू में आया B, बाद में आया K, इसलिए धोखा मत खाना। एक्स के साथ जो शुरू में एक्स आता है इसलिए एक्स के साथ B यानी भुज, वाई के साथ K यानी कोटि, क्योंकि B पहले आता है तो एक्स के लिए और K बाद में आता है तो वाई के लिए, ऐसे याद रखना। ठीक है, मूल बिंदु के बारे में तो बता दिए, 0 0 एक्स के लिए भी 0 वाई के लिए, और एक्स वाले को भुज बोलते हैं और वाई वाले को कोटि कहते हैं। ये भी हो गया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जो 0 0 होता है। अब यहाँ पे केयर करो, ये भी आ चुका है कई बार पेपर में। एक्स अक्ष में स्थित बिंदु की कोटि एक्स अक्ष में है बोल रहा है, ठीक है, आपको केयर करना है। ये भुज और ये क्या है, कोटि। तो ये बोल रहा है कि एक्स अक्ष में स्थित, यानी भुज दिया है आपके पास एक्स का मान, और क्या पूछा है, कोटि क्या होगा। जब वो एक्स अक्ष में है तो वाई अक्ष में क्या होगा, वो 0 पर होगा, तो वाई अक्ष का मान हो जाएगा 0। यदि वाई अक्ष में स्थित किसी बिंदु के भुज पूछा जाए, यानी आपके पास कोटि का मान दिया है यानी वाई का मान दिया है, अगर वाई अक्ष में है तो मान के चलिए भुज का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 रहेगा, वो वाले अक्ष में नहीं रहेंगे, और जो दिया रहेगा उस अक्ष में वो रहेगा। सामने वाला दिया तो एक्स के लिए, बाद वाले में दिया तो वाई के लिए। ये पेपर में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ घुमा के पूछा गया। ये एक्स और 0 ये बिंदु है, तो निर्देशांक किस अक्ष में स्थित है, ये एक्स दिया है और 0, तो आपको केयर करना है। एक्स बोले तो एक्स अक्ष के लिए और 0 बोले तो वाई। 0 वाले को तो कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी कौन से अक्ष में चला जाएगा, एक्स अक्ष। आगे बढ़ते हैं, 0 वाई दिया है यानी वाई अक्ष में आ जाएगा, जो मान दिया रहेगा उसी अक्ष में जाएगा।
तो ये अक्ष भी अधिकतर पेपर में आ चुका है। जैसे हमको क्या दिया है, 0 और 5, तो 0 तो x के लिए हो गया और 5 y के लिए है, तो 5 का मान दिया है यानी y अक्ष में होगा। उसके बाद 3 और 0, 3 शुरू में यानी x, तो x अक्ष, 0 और 7 बाद में है यानी आपका y अक्ष। यानी ये केयर करना है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे इधर माइनस वाला 0 और -5, तो -5 दिया है बाद में तो y अक्ष, -3 और 0, -3 दिया है तो x अक्ष, 7 और 0 तो 7 x की जगह है यानी ये भी क्या है, x अक्ष। ये आपको केयर करना है। ये तो बता दिया किस चतुर्थांश में है, प्लस माइनस देख के आपको बताना है। आपको ये केयर करना है कि दोनों में प्लस और प्लस रहता है तो पहला चतुर्थांश, ठीक है, शुरू वाले में प्लस और बाद वाले में माइनस रहेगा तो आपका चतुर्थांश ये वाला बता दिया, पहला और चौथा। उसके बाद तीसरा में तो दोनों माइनस माइनस रहता है, दूसरा में क्या हो जाएगा, सामने वाला माइनस बाद वाले प्लस। आगे बढ़ते हैं सीधा, ठीक है। ये गणित के रूप में दूरी का सूत्र है आपके पास, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। मान लीजिए एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, और आपको बोला जाए इसका मान x और y है, इसका मान x1 y1 और इसका मान x2 y2 है, तो बताइए कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना है। तो इसके लिए सूत्र है, क्या सूत्र है, केयर कर लो। PQ दो बिंदु है मान लीजिए, तो रूट ऑफ ब्रैकेट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। इस फार्मूला में अगर आप मान रखते हैं तो आपके पास बिंदु के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगा, ठीक है। ये भी 2 नंबर में जनरली पेपर में आता था। हमको सूत्र देखना है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आलेख बनाना, ये कंपलसरी 4 अंक का पेपर में आता है और आपको ग्राफ के थ्रू आलेख बनाना होता है। यहाँ पे मैं ग्राफ को नहीं समझाऊंगा, लेकिन पैमाना कैसे आपको केयर करना है और ग्राफ के x अक्ष में क्या लेना है और y अक्ष में क्या लेना है, ये आपको बता रहा हूँ। इसी में आप लोग गलती करते हैं। चलिए देखो, इस प्रकार से आप खींचोगे, प्रश्न जो दिया रहेगा ये x अक्ष कहलाएगा और खड़ी वाले y अक्ष। अब आप देखिए कि प्रश्न में सप्ताह दिया है, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3, 4, 5, और उसमें प्याज की खपत दिया है, यानी पहला सप्ताह में 1 किलो प्याज, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4 और पांचवा में 5, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, 1 में 1 जोड़ने पर 2 आया, 2 में 1 जोड़ने पर 3, 3 में 1 जोड़ने पर 4, यानी आपके पास जो प्रश्न रहेगा उसमें इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है। तो पैमाना में आप क्या करोगे, ये तो जाके आप लिख सकते हैं, पेपर में जाके लिख दोगे ग्राफ में। x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सप्ताह और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 किलोग्राम में दिया है तो किलोग्राम लिखोगे। ये x अक्ष में लिखेंगे, क्या दिया है, 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा करके 6 बढ़ा देना, तो ये क्या है सप्ताह में x अक्ष में। और इधर y अक्ष में जो दिया है 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा देना 6, ये क्या है, ये वाला चीज़ को यहीं पे लिखना है, प्याज की मात्रा, वो भी किस में, किलोग्राम में। उसके बाद मैचिंग करेंगे, है ना, ग्राफ पेपर आपके पास रहेगा, ये 1 और ये 1 दोनों यहाँ पे मिलेगा, यानी 1 1, फिर ये 2 2, तो ये पॉइंट आपको लगाना है और एक सरल रेखा के रूप में आपको क्या कर देना है, खींच देना है। तो इस प्रकार से ग्राफ बनाना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेखा का समीकरण y = mx + c, y बराबर mx धन c, जहाँ पे m प्रवणता है या इसी को ढाल भी कहा जाता है, और c y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, क्योंकि y का मान ज्ञात करना है तो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होगा। यदि रेखा की प्रवणता और ढाल पूछा जाए तो m = y2 - y1 अपान x2 - x1 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं
जब अंतराल क्षैतिज हो, अंतराल कैसा हो, क्षैतिज हो, और y2 माइनस y1 यानी ये ऊपर वाला मान अगर क्या हो जाए, शून्य होगा, तब प्रवणता का मान यानी m का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जब x अक्ष के समांतर रेखा, यानी ये हुआ x अक्ष, ये हुआ y, रेखा जो है x के समांतर, ये देखो ये और ये समांतर है, ऐसे रेखा अगर खींचा जाएगा तो ढाल जो है क्या होगा, शून्य होगा। ढाल जो है क्या होगा, शून्य, उसमें कोई ढलान नहीं रहेगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन, दूसरा में क्या बोलता है, जब अंतराल ऊर्ध्वाधर हो, ये x और ये y, अब ऐसे खड़ी हो, खड़ी हो बोले तो y अक्ष के समांतर हुआ, y अक्ष के समांतर होगा, अर्थात ये वाला पोर्शन यानी x2 माइनस x1 जीरो होगा। ये ऊपर वाला हमारे पास कुछ मान दिया रहेगा और नीचे वाला शून्य। कोई भी चीज़ रहे नीचे में शून्य रहता है तो उसका मान इन्फिनिटिव में आता है। जैसे 0/1 बोले तो शून्य और 1/0 बोले तो इन्फिनिटिव। लेकिन हम लोग गणित में आज तक वही पढ़ते हैं, चाहे ऊपर रहा है व नीचे रहा है, हमेशा क्या होता है, शून्य। लेकिन वास्तविकता यही है, आज तक 1/0 का मान गणितज्ञ लोग भी नहीं बता पाए। ठीक है, तो उसी को याद रखना है। y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता या ढाल जो है क्या होगा, अनंत। 1/0 यानी अनंत और 0/1 यानी शून्य। इसी को याद रखना। ये भी 1 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में कई बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इकाई नंबर 3। ये हमारा वाणिज्य गणित से 1 अंक वाले 2 प्रश्न यहाँ से आते हैं और 5 अंक वाले 1 प्रश्न आते हैं। इसमें परिभाषा देखेंगे, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता, ये दोनों में से एक पेपर में आता है 5 अंकों में, और अथवा करके आपके पास आयकर दे दिया जाता है। और संभावना हमारा जो है ये आवर्ती जमा खाता ज़्यादा रहता है। तो देख लेते हैं, बैंक में एक निश्चित समयावधि के लिए, निश्चित समय के लिए प्रति माह यानी हर माह निश्चित राशि जमा की जाती है तो उसे आवर्ती जमा खाता कहते हैं। यानी कोई आदमी मान लीजिए हर महीना वो 100 रुपये जमा करता है। वो बोलता है कि मैं 2 साल तक, 2 साल यानी 12 दूनी 24 माह तक वो हर माह जो है 100 रुपये जमा करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, एक निश्चित समय, निश्चित समय हुआ तो 24 माह, निश्चित राशि यानी प्रति माह 100 रुपये जमा करता है। तो ऐसे जब जमा किया जाएगा प्रति माह के दर से तो उसे बोला जाएगा आवर्ती जमा खाता। इसके लिए सूत्र है, केयर कर लो। आवर्ती जमा खाता में यदि हम धनराशि पर कुल ब्याज ज्ञात करना चाहें तो ब्याज बराबर P × R अपॉन 100 इंटू N ब्रैकेट में N+1 अपॉन 24। P यहाँ पे क्या है, मासिक किस्त राशि यानी मूलधन जो हम जमा करते हैं। R यानी क्या हो गया, दर जो प्रतिशत में रहेगा प्रश्न में। N यानी मासिक किस्त जो वर्ष के रूप में रहेगा, उसको आपको माह में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारा मेन फार्मूला हुआ। इसी फार्मूला का उपयोग करके आपको क्या ज्ञात करना है, आवर्ती जमा खाता ज्ञात करना है। अब अपन आते हैं सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट। एक बार ही एक मुश्त हम जमा करते हैं। बैंक में एक निश्चित समयावधि के लिए, ठीक है, के लिए एक मुश्त यानी फिक्स जमा की जाती है तो उसे सावधि जमा खाता कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है। इस 1 लाख रुपए को मैं 5 साल के लिए बैंक वाले के पास जमा करूंगा। तो मेरा ऐसा जमा किया जाना जो है सावधि जमा खाता यानी फिक्स डिपॉजिट के अंतर्गत आएगा। और इसमें जब मैं जमा करूंगा मान लीजिए 1 लाख, तो 5 साल बाद मुझे ब्याज वगैरह जुड़कर मिलेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका सूत्र केयर कर लो। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणित ब्रैकेट में 1 धन दर बटे 100 की घात समय, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मिश्र धन यानी A, मूलधन यानी P,
ब्रैकेट में 1 + r/100 टू द पावर n। आपको याद रखना है मिश्र धन यानी मिला हुआ धन जिसमें मूलधन और आपका ब्याज रहता है, ठीक है। और ब्याज हमेशा कौन से राशि पे लगता है? ब्याज हमेशा लगता है मूलधन पर। याद रखोगे, पेपर में एक साल पूछा है ब्याज किस खाली स्थान राशि पर लगता है, या ब्याज की गणना खाली स्थान राशि पर की जाती है, तो कौन से राशि पर? मूलधन पर की जाती है। कभी कभार इन सूत्रों को भी दे दिया जाता है और बोलता है कि आवर्ती जमा खाता का सूत्र क्या है, ऐसे करके इनको बदल के ये मैच करना है। कई बार इसको भी दे देता है, तो ये फार्मूला को आपको याद रखना है, एकदम परफेक्ट फार्मूला को ही आपको सही करना है। आगे बढ़ते हैं। सावधि जमा खाता में ब्याज की जब हम गणना करते हैं तो उनको हम कैसे करते हैं? 3 तरीके से। पहला, साल में एक बार ब्याज की गणना, दूसरा तिमाही आधार पे, और तीसरा 6 माही या अर्धवार्षिक या उसी को 6 माही कहते हैं। 3 आधार पे ब्याज की गणना की जाती है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक करते हैं तो हम क्या करेंगे? ये जो फार्मूला है केवल और केवल इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, राइट। यदि ब्याज की गणना हम तिमाही करेंगे तो तिमाही के समय इससे भी प्रश्न बनता है, कई बार आया है पेपर में, ध्यान देंगे। यदि ब्याज की गणना वार्षिक यानी जो 1 वर्ष कहलाता है, मान लीजिए हम ब्याज की गणना जो है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जो भी हमारे पास वर्ष दिया हो, यदि हम ब्याज की गणना तिमाही करते हैं, 1 वर्ष में कितना माह होते हैं? 12 माह, ठीक है। अब तिमाही कर रहे हैं तो ये 12 माह या जो भी माह दिया रहा है, जैसे हमारे पास 12 है तो इसको 3 से भाग दो, 3 चौक 12 तो 4 आया, ठीक है। यानी 1 साल को यदि हम तिमाही में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाता है? 3 + 3 + 3 + 3 यानी 4 तिमाही हो जाता है। तो समय जो है क्या हो जाएगा? जो 1 वर्ष दिया रहेगा मान लीजिए, तो उस समय को हम 4 से गुना कर देंगे। कौन से कंडीशन में? जब तिमाही दिया हो, यानी 4 गुना हो जाएगा। समय कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। लेकिन दर जो दिया रहता है उसको हम जब इसको गुना करते हैं तो दर वाले में क्या किया जाता है? दर में भाग दिया जाता है। तो r/4 यानी 1/4 के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है 1/4। पेपर में कई बार पूछा है, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना हम तिमाही करते हैं तो समय खाली स्थान गुना होता है, समय खाली स्थान होता है तो 4 गुना, दर खाली स्थान होता है तो 1/4 या 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ऐसे कुछ भी दे दिया जाए तो आपको चयन करना है 1/4। अब 1 वर्ष में 12 माह हमारे पास हुआ, ठीक है। अब 6 माही यानी 6 से भाग दे दो, 6 दूनी 12 यानी 6 धन 6 यानी कितने 6 माही हुआ? 2 6 माही। इसलिए समय को 2 से गुना करेंगे और दर को 2 से भाग देंगे। केयर करना, तिमाही में 4 था तो 4 से गुना और 4 से भाग। 6 माही यानी 6 दूनी 12 तो 2 से गुना और 2 से भाग। 2 से गुना यानी 2 गुना, और r गुणित 1/2, 1/2 बोले तो उसी को क्या बोला जाता है? आधा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है आयकर में छूट कहाँ कहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे धारा है 80C के अंतर्गत छूट दिया जाता है। आयकर का अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1961 में लागू हुआ। छूट की अधिकतम सीमा कितना है? 1.5 लाख यानी 1,50,000 रुपये की अधिकतम छूट दी जाती है। इससे ज़्यादा हुआ तो भी उनको 1.5 लाख ही माना जाता है। ऑब्जेक्टिव के रूप में इन सभी को भी बना सकता है। अब देखिए हम कहाँ कहाँ पैसा यदि हम दान करते हैं या किसी ट्रस्ट में जमा करते हैं तो कितना डिस्काउंट मिलता है। कोई अनाथालय को यानी अनाथ आश्रम को दान देते हैं तो उसमें 50% की इनकम टैक्स में छूट दी जाती है आयकर में। वृद्धा आश्रम में दान करते हैं तो भी 50%। चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करते हैं तो भी 50%। यानी मान लीजिए हम 1,000 रुपये जमा किए तो सरकार जो है 500 रुपये पर कोई ब्याज नहीं देगा, आपको छूट कर देगा। प्रधानमंत्री राहत कोष में यदि हम जमा करते हैं तो उसमें 100% यानी कोई भी
राशि यदि हम जमा कर देते हैं तो उसको आयकर के दायरे से बाहर किया जाता है, सरकार जो है उसमें इनकम टैक्स नहीं लेता। ये भी कई बार आ चुका है ये वाला, राइट। आगे बढ़ते हैं।